हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल द स्काई टेक्निकल क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था डेली स्टडी प्लान के बारे में। तो डेली स्टडी प्लान में ये देखे थे कि हम लोग को कम से कम एवरीडे एक लेक्चर ज़रूर कवर करना है। तो आइए आज मैं बिना टाइम पास किए हुए फिर से इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वीडियो लाया हूँ। तो उम्मीद करते हैं सारे लोग वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि लोगों तक पहुँचे और इस वीडियो को सारे स्टूडेंट फ़ायदा उठा पाएँ जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है वीडियो की। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट को डील कर देते हैं, इसके बाद और आगे बताया जाएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो में हम पूरा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे और आगे जो बच जाएंगे मटेरियल वो आगे आने वाले वीडियो में हम पूरा कवर करा देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर को पढ़ने के सुविधा के ख्याल से ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड को बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए, बड़े आराम से इस चीज़ों को समझिए कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग को स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर, और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग को प्योरिटी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर हम लोग बड़े आराम से जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर तीन होते हैं। एक को बोलते हैं सॉलिड और एक को बोलते हैं लिक्विड और एक को बोलते हैं गैस। ये तीनों नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर है। जो स्टडी किया जाता है एट रूम टेम्परेचर पर। एट रूम टेम्परेचर कहने का मतलब हो गया 25 डिग्री से 29 डिग्री तक। इसका मतलब अगर जनरल फॉर्म देखा जाए तो 27 डिग्री से ±2 डिग्री सेल्सियस तक। बड़े आसानी से चीज़ों को समझेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखिए स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर तीन टाइप्स के मिला, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम लोग बोले नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर। और नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर देखिए कि एट रूम टेम्परेचर पर स्टडी किया जाता है, स्टडी एट रूम टेम्परेचर। और भी दो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जो होते हैं प्लाज्मा और एक होते हैं BEC। हालांकि जब गूगल पर सर्च करिएगा तो और भी ज़्यादा स्टेट ऑफ मैटर दे देंगे, लेकिन उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जिन स्टेट की ज़्यादा ज़रूरत है उनकी हम लिख दिए। हालांकि दोनों को यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बारे में लेना देना है, पर फिलहाल तीनों के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस कर देते हैं। और प्लाज्मा और BEC के बारे में आपकी केमिस्ट्री के लेक्चर 2 या 3 में आप लोग को मिल जाएंगे, वहाँ जाइएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगर जिनको लगता है कि नहीं प्लाज्मा और BEC भी सीखना बहुत ज़रूरी है तो वो लोग वहाँ से जाएंगे और वहाँ से बड़े आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड वो मटेरियल होते हैं जिनके वॉल्यूम फिक्स होते हैं और शेप एंड साइज भी फिक्स होते हैं। लिक्विड कौन से मटेरियल होते हैं? तो लिक्विड वे मटेरियल होते हैं जिनके वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं बट शेप एंड साइज फिक्स नहीं होते। गैस क्या होते हैं? ना ही इसके पास वॉल्यूम फिक्स होते हैं और ना ही शेप एंड साइज फिक्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि मैकेनिक्स में हम लोग को किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो इस मैकेनिक्स को ले करके हम लोग को चलना है। तो यहाँ पे जो हम लोग को बात करेंगे कि सॉलिड के बारे में भी बात करेंगे, लिक्विड के भी बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा
सॉलिड लिक्विड गैस सारे मैटर है, तो मैटर के कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी होंगे। बड़े आसानी से इसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बना लेते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब हुआ वो बेसिक पार्टिकल जिससे ये मटेरियल तैयार होता है, बनता है। तो अगर बात किया जाए जैसे अपर बॉडी का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर होता है या फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो सेल होते हैं, उसी टाइप्स के कोई भी मटेरियल्स बनते हैं तो उसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो मटेरियल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण को बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु। और ये अणु जो है वो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैस में भी होते हैं। बस फर्क इतना है कि अरेंजमेंट तीनों में किस टाइप्स के होते हैं। बड़े आसानी से देख लेते हैं कि ये एक मटेरियल वहाँ बना दिए और यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा एक फिगर बनाते हैं। इस फिगर की हेल्प से आप लोग को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी सटे सटे होते हैं और काफ़ी सटे सटे होने की वजह से इनके बीच की गैपिंग बहुत कम होती है। यानी जिनकी बीच की गैपिंग बहुत कम होते हैं वो ठोस के श्रेणी में आते हैं, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड। और जिनकी बीच की गैपिंग सॉलिड से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं द्रव। क्या बोलते हैं? द्रव। और यहाँ पे दो चीज़ कन्फ्यूजन हो जाती है, ये द्रव और ये द्रव में। ये द्रव यहाँ पे नहीं, ये द्रव यानी फ्लूइड के बारे में यानी तरल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये होते हैं गैस में देख रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा गैपिंग है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा नज़दीक होंगे उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। और जब ये दो मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा नज़दीक होंगे उनकी अट्रैक्शन फोर्स उतना ही अधिक होगा। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा उनकी अट्रैक्शन फोर्स कमते जाएंगे। यहाँ पे दूरी सबसे ज़्यादा यानी अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम यानी निग्लेजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो देखेंगे कि अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को चिपकाए हुए रहता है, बांधे हुए रहता है। तो इस बाइंडिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं अधेसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सिमिलर टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को बाइंड किए हुए। तो चीज़ों को समझना है कि ठोस जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल से बहुत नज़दीक होते हैं। अगर इस पर भी फोर्स लगाया जाए 5 न्यूटन का और इस पर भी फोर्स लगाया जाए 5 न्यूटन का और इस पर भी फोर्स लगाया जाए 5 न्यूटन का, तो सबसे ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिला गैस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। तो चीज़ों को समझना है कि 5 न्यूटन का फोर्स जब इस पर लगाया जाए तो इसमें चेंजिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें चेंजिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब बात करें अगर सॉलिड पर कोई भी फोर्स लगाया जाए तो हम दो बात कह सकते हैं कि या तो इसमें चेंजिंग होगा या तो नहीं होगा। लेकिन लिक्विड और गैस में अगर कोई भी फोर्स लगाएं तो उसमें चेंजिंग होना बहुत कंपलसरी है, चेंजिंग होगा ही होगा। यानी फोर्स का अमाउंट कुछ भी लगाया जाए तो उसमें थोड़ी सी न थोड़ी सी चेंजिंग होगा। बट इसकी मॉलिक्यूल्स के रीअरेंजमेंट में चेंजिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ फोर्स पर और नेचर ऑफ मटेरियल्स पर कि किस टाइप्स के मटेरियल्स है, किस टाइप्स के सॉलिड है। बड़े आराम से चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे आगे कि सॉलिड अगर ये मान लिया जाए कि अगर ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के बाद हम लोग को पॉसिबिलिटी दो चीज़ बन सकती है। या तो डायमेंशन में चेंजिंग होगा, चेंज इन डायमेंशन, या डायमेंशन में चेंज होगा, डायमेंशन में चेंज होगा, या तो डायमेंशन में चेंज नहीं होगा। बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे
कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड बॉडी है, तो सॉलिड बॉडी पे फोर्स लगाएं तो दो बात, या तो डायमेंशन में चेंजिंग होगा या तो डायमेंशन में चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन देख रहे हैं अगर चेंजिंग होगा या चेंजिंग नहीं होगा, ये सब एनालिसिस कर रहे हैं फोर्स की वजह से। जब हमने फोर्स लगाए हैं तो दो पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है, या तो डायमेंशन में चेंजिंग होगा या तो डायमेंशन में चेंजिंग नहीं होगा। तो जब डायमेंशन में चेंजिंग हो जाएगा तब हम उस मटेरियल को बोलेंगे डिफॉर्म्ड सॉलिड। क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेबल सॉलिड। और जब फोर्स लगाए मटेरियल के डायमेंशन में चेंजिंग नहीं हुआ तो हम बोलेंगे रिजिड सॉलिड। रिजिड सॉलिड। बड़े आराम से देखिए दो टाइप्स के सॉलिड के बारे में, एक को बोले डिफॉर्मेबल सॉलिड, दूसरा को बोले रिजिड सॉलिड। हालांकि ये सॉलिड को हम बॉडी में कन्वर्ट कर देंगे, सॉलिड ये बोले या बॉडी बोले या मटेरियल बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे बॉडी के बारे में, रिजिड बॉडी, सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, ये सारे चीज़ हम लोग बोलते जाएंगे। चीज़ों को समझना है कि डायमेंशन में जिसमें चेंजिंग हो जाएगा, तो डायमेंशन में चेंजिंग होगा तो कैसे चेंजिंग होगा। डायमेंशन में चेंजिंग ऐसे भी तो हो सकता है, तो बड़े आराम से देखेंगे। जब डायमेंशन में चेंजिंग होगा तो हम लोग रिलेटिव डायमेंशन चेंजिंग बोलेंगे, कि जो कि ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रहा। जैसे में अगर बात किया जाए डायमेंशन चेंजिंग का, अभी ऐसा है फोर्स लगाने के बाद दो पॉसिबिलिटी हुई, या तो इसकी डायमेंशन ऐसा हो जाए और इसकी मॉलिक्यूल्स कहीं पे ऐसा हो जाए और ऐसा होकर के सेपरेट होने लगे और यहाँ से भी से क्रैकिंग आने लगे। तो देखिए तो ओरिजिनल डायमेंशन क्या है और इसकी जो बाद वाली ये फोर्स अप्लाई करने के बाद की डायमेंशन क्या है। इसकी ओरिजिनल डायमेंशन ये है और इसकी बाद की भी डायमेंशन अगर सेम रहेगा तो हम बोलेंगे चेंजिंग नहीं हुआ, इसकी मॉलिक्यूल एज इट इज है पहले जैसा। लेकिन क्या फोर्स लगाएं तो फोर्स क्या कर रहा है? चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बट हो नहीं रहा। कोई बॉडी में हो भी जाता है, कोई में नहीं होता। जिस बॉडी में हो जाएगा उस बॉडी को बोलेंगे सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी, और जिस सॉलिड में चेंज हो जाता है उसको बोलेंगे रिजिड सॉलिड या रिजिड बॉडी। तो बड़ा आराम से यहाँ पे मैकेनिक्स में हमेशा बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेबल बॉडी। तो और इस फेनोमेनन को बोलेंगे डिफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। ठीक है। हालांकि डिफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ना नहीं है, यहाँ पे आप लोग को सिविल और मैकेनिकल वाले बच्चे लोग को मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, टॉस मॉस, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, मॉस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, दोनों में आप लोग देख सकते हैं। हालांकि वहाँ विशेष रूप से पढ़ना होगा। हम लोग को यहाँ पे जो रिजिड सॉलिड है, यहाँ पे पूरे जो आप लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी के बारे में ही पढ़ना है, रिजिड सॉलिड के ही बारे में पढ़ना है। रिजिड सॉलिड कहने का मतलब इस पर कितना भी फोर्स लगा दिया जाए, इस पर फोर्स लगा दिया जाए, जब तक वो सह रहा है, उसकी डायमेंशन में चेंजिंग नहीं होगा तब तक वो रिजिड होगा। और हम लोग ऐसा ही फोर्स अप्लाई करेंगे जिस बॉडी के लेंगे उसके लिमिटिंग वैल्यू से कम ही फोर्स अप्लाई करके सारे मैकेनिक्स का रूल को स्टडी यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 by 1 करके। जिन लोगों को वीडियो बहुत फास्ट लग रहा है वो स्लो कर सकते हैं, जिन लोगों को वीडियो लग रहा है बहुत स्लो है वो फास्ट भी कर सकते हैं, जिन लोगों को लगता है कि नॉर्मल ही अच्छा है तो वो लोग नॉर्मली भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आगे की तुरंत पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इरेज करने के बाद। दुनिया के कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है। रिजिडिटी इज जस्ट लाइक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, यह एक सोचा गया कंसेप्ट है। ये सोचा गया कंसेप्ट तो है, इस हर एक बॉडी में डिफॉर्मेशन लाया जा सकता है। अगर बोला जाए यहाँ पे अगर ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक के बारे में, तो ब्रिक पर फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन लगाए तो ये टूटा नहीं। 10 न्यूटन लगाने के बाद डिफॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ। मान लेते हैं कि अगर इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाए डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो डिफॉर्मेशन नहीं हुआ तो हम बोलेंगे रिजिड। अगर 10 न्यूटन से ज़्यादा अगर फोर्स लगाए अगर डिफॉर्मेशन हो गया तो उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी है। इसका मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन फोर्स, फोर्स पर सारा डिपेंड करता है कि अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू को पार किया जाए तो वो डिफॉर्म कर जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू
से अगर कम फोर्स लगाया जाए तो वो बॉडी रिजिड होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी में आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समरी के तौर पर हम देख लेते हैं कि जो रिजिड बॉडी होते हैं जिसके डायमेंशन में चेंजिंग नहीं होते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी होते हैं जिसकी डायमेंशन में चेंजिंग हो जाता है कब, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायमेंशन में चेंजिंग हो जाते हैं। विथ डायमेंशन में चेंजिंग कहने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं आगे की लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स पढ़ने के पहले तो हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में ही थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी कितने टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिजिड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के बेसिस पर हम लोग टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के बेसिस पर हम लोग रिजिड बॉडी के टाइप्स पढ़ेंगे। जनरली जो रिजिड बॉडी के टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के रिजिड बॉडी होते हैं। बहुत लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि रिजिड बॉडी रिजिड सॉलिड पढ़ा है सर, आप बार बार रिजिड बॉडी बोल रहे हैं। तो हम लोग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी ही बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रिजिड बॉडी या रिजिड सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं। रिजिड बॉडी 3 टाइप्स के होते हैं, 1D, 2D और एक 3D। अगर बात किया जाए इसकी फुल नेम तो 1 डायमेंशन, और इसको बोलेंगे 2 डायमेंशन, और इसको बोलेंगे 3 डायमेंशन। बड़ा आराम से इस चीज़ों को समझेंगे कि अगर इस टाइप्स के मटेरियल अगर समझ में आती है तो बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि आना ही चाहिए। 1D कहने का मतलब इस बॉडी में हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन होगा। 2D कहने का मतलब 2 डायमेंशन होगा। 3D कहने का मतलब होता है 3 डायमेंशन होगा। बहुत सारे लोग को तो डायमेंशन ही समझ में नहीं आता है। जिन लोगों को समझ में आता है अच्छी बात है, जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वीडियो को बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो 1 डायमेंशन कहने का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ हो, क्या हो, लेंथ हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन, चाहे लेंथ हो, चाहे तो हाइट हो, चाहे तो ब्रेथ हो। यानी एक बात कह सकते हैं कि वायर के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, वायर। यानी वायर जो होगा 1 डायमेंशन का, इसमें 1 डायमेंशन का बेस्ट एग्जांपल होगा वायर होगा, रोप होगा। तो फिर से क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी बॉडी होगा तो उसमें 3 डायमेंशन होना चाहिए सर, ये भी बात सही है, 3 डायमेंशन होना चाहिए। लेकिन 1D 2D 3D क्यों लिखते हैं? तो बड़े आराम से समझेंगे कि 1D 2D 3D इसलिए लिखते हैं क्योंकि और 2 डायमेंशन इस 1 डायमेंशन के कंपेरेटिवली बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि 1D है, इसमें भी 3 डायमेंशन है, वायर है तो उसमें कुछ थिकनेस होगा, कुछ हाइट होगा, कुछ लेंथ होगा। तो लेंथ के कंपेरिजन में हाइट और थिकनेस बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग वो 2 डायमेंशन को क्या करते हैं, निगलेक्ट करके चलते हैं और हम लोग बोलते हैं इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेंथ है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। दुनिया की कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये 1 डायमेंशन बॉडी है, ये 2 डायमेंशन बॉडी है और 3 डायमेंशन ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर जिन लोग स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हम 4 डायमेंशन खोजेंगे तो उनकी प्राइज मिलेंगे, ठीक है। तो 1 डायमेंशन बॉडी को हम लोग बोले रोप या वायर। अब आगे बात आती है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कहने का मतलब इसके पास 2 डायमेंशन होगा, लेंथ होगा या ब्रेथ होगा, लेंथ होगा या ब्रेथ होगा, या हाइट होगा या लेंथ होगा, ऐसे ही कोई 2 डायमेंशन होंगे, या हाइट होगा और ब्रेथ होगा, कुछ भी 2 डायमेंशन होंगे। अगर 2 डायमेंशन है, डायमेंशन से हम लोग उसकी मेजरमेंट किया जा सकता है, एरिया, वॉल्यूम, ये सारे। तो डायमेंशन एक यूनिट्स है जिसके हेल्प से मेजरमेंट किया जा सकता है। बड़ा आराम से चीज़ों को समझेंगे कि ये 1D, ये 2D, आगे आने वाला रहेगा वो आपके मिलेंगे 3D। ये है 3D, इसके पास तीनों ही डायमेंशन है।
इसके पास तीनों ही डायमेंशन है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और क्या है, हाइट है। तीनों ही डायमेंशन है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। बड़े आराम से तीनों में डिफरेंस समझेंगे, बड़े आराम से तीनों में डिफरेंस समझेंगे कि इसके पास तीनों ही डायमेंशन है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है। एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं कि ये वायर हो गया, इसके बारे में रोक समझ गए कि वन डायमेंशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर बात किया जाए पेपर, जिस कॉपी पर हम लोग पढ़ते हैं उस कॉपी का अगर एक पेज से निकाल लिया जाए तो पेज के पास लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और कुछ ना कुछ थिकनेस होता है। लेकिन अगर बात किया जाए एक पेज की, सिंगल पेज की, तो उसके पास लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं, लेकिन थिकनेस उसके कंपैरिजन में बहुत 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 कम होते हैं, इसलिए उसकी निगलेक्ट करके चलते हैं। और हम लोग फाइनली कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, बार बार चीज़ों को बोला जा रहा है, कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो डायमेंशन को निगलेक्ट करते हैं और हम लोग बोल देते हैं फाइनली कि ये जो बॉडी है वो 2 डायमेंशनल बॉडी है। हाइट अगर बात किया जाए एक ईंट की, तो ईंट में तीनों ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं, हाइट होते हैं। ठीक है, तो एक क्लियर हुआ होगा कि तीनों को बेसिक। बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे कि इसको अलग अलग नाम से ही नाम से जाना जाता है, तो इस सब का नाम जानेंगे। इसको बोलेंगे लीनियर फिगर। क्या बोलेंगे? लीनियर फिगर। और इसको बोलेंगे प्लेनर फिगर। प्लेनर फिगर। और इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक फिगर। या लीनियर बॉडी, प्लेनर बॉडी और वॉल्यूमेट्रिक बॉडी। बताइए, इसमें 1 डायमेंशन है, इसमें 2 डायमेंशन है, इसमें 3 डायमेंशन है। चीज़ों को बड़े आसानी से समझेंगे कि जो प्लेनर बॉडी है उसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसके हम सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बार बार क्वेश्चंस में मिलेंगे, RS खुरमी के बुक्स में मिलेंगे कि जो प्लेनर बॉडी है उसको 2D एक और नाम से, तो 2D नाम से जाना ही जाता है। एक और है जिसका नाम है आप लोग को लैमिना। 2D को एक और नाम से जाना जाता है लैमिना। वॉल्यूमेट्रिक बोलते हैं या 3 डायमेंशनल बॉडी भी बोलते हैं। बड़ा आराम से इस चीज़ों को समझेंगे, बड़ा आराम से समझेंगे कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है। 1 डायमेंशन के पास क्या है? ओनली 1 डायमेंशन है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ ओनली इसके पास क्या है? ओनली लेंथ। इसके पास जब 2 डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे। इसके पास एरिया होंगे, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है एरियल फिगर। इसके पास तीनों ही डायमेंशन है, इसका मतलब एरिया भी होगा और वॉल्यूम भी होगा, इसीलिए इसके पास बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फिगर। तो बड़ा आराम से चीज़ों को तीनों को एनालिसिस कर लिया कि ये जो बॉडी है ये भी बॉडी है और ये भी बॉडी है। 3 टाइप्स के रिजिड बॉडी पढ़ा, 1D, 2D और 3D। चीज़ों को 1 बाय 1 करके बड़े आराम से समझ लेंगे कि अगर ये 3 डायमेंशन समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं कि सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, जितना आप लोग सोच नहीं सकते हैं। तो जिन लोग को 1D, 2D, 3D बॉडी समझ में एक बार में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज कर करके आप लोग वीडियो को देखेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वीडियो को देखते रहें और फिर आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस समझ में नहीं आया होगा उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है और ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस आप देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के एक और बेनिफिट है कि अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप अकेले भी देख सकते हैं। भीड़ में तो क्लासरूम में पूछने में बहुत लोग को संकोच हुआ करते थे कि पूछने पर क्या क्या बोल दिया जाएगा। हालांकि हाँ, और रही बात, जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में पनिशमेंट दिया जाता था वैसा ही ऑनलाइन क्लासेस में पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट भी सोच रखे हैं कि पनिशमेंट क्या ऑनलाइन क्लासेस में देना है। ऑफलाइन क्लासेस के तो पनिशमेंट के बारे में सब लोग जानते ही होंगे, ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि ऑफलाइन क्लासेस में क्या पनिशमेंट दिया जाता था मेरे द्वारा। ठीक है, तो चीज़ों को समझेंगे और मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ कि ये तीनों डायमेंशन जो हम लोग पढ़े हैं 1D, 2D और 3D, थोड़ी सी बात करते हैं कि इस डायमेंशन को बड़े आराम से आज की क्लास में कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद आगे क्लास को कंटिन्यू हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे आगे क्लास चलते हैं, आगे की बात में देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स
जो स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस है वो कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग अभी अभी देखें कि सॉलिड लिक्विड गैस देखें, 3 टाइप्स के स्टेट के बारे में देखें, सॉलिड, लिक्विड और गैस देखें। चीज़ों को बड़े आराम से समझिए। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड के लिए पढ़ेंगे सॉलिड मैकेनिक्स, और लिक्विड और गैस के लिए हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। बड़ा आराम से चीज़ों को समझेंगे। सॉलिड के लिए हम लोग देखें सॉलिड मैकेनिक्स, और लिक्विड और गैस के लिए हम लोग पढ़ें फ्लूइड मैकेनिक्स। तो चीज़ों को समझना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स अभी यहाँ पे हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। सॉलिड में हम लोग देखें, सॉलिड मैकेनिक्स में भी 2 टाइप्स के सॉलिड होते हैं, एक रिजिड सॉलिड, रिजिड सॉलिड, और इसी को हम लोग प्यार से बोल रहे थे रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। और इसी रिजिड बॉडी के लिए हम लोग को जो टॉपिक दिया है, सेमेस्टर एग्जाम में दिया है, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम लोग बड़े आराम से पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी के लिए हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मटेरियल क्लियर होने के बाद हम लोग को ये समझ आ रहा होगा कि अगर लिक्विड और गैस रहेगा तो उसको कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे फ्लूइड, लिक्विड अगर गैस रहेगा तो उसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, और सॉलिड रहेगा तो उसको बोलेंगे सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में 2 टाइप्स के होंगे, एक रिजिड सॉलिड होंगे, एक डिफॉर्म सॉलिड होगा। तो रिजिड सॉलिड के लिए पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, या रिजिड बॉडी के लिए हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे कि रिजिड बॉडी के लिए हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो वाले डिफॉर्म बॉडी के लिए क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आती है। तो डिफॉर्म बॉडी के लिए बार बार हम बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी उनको नहीं पढ़ना है, या टॉस में पढ़ना है, सोम में पढ़ना है, और भी थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी है, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी है, इस सारे चीज़ को वहाँ पे डिस्कशन होगी। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पर बात करना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आइए बिना ब्रेक के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन लोगों को दिक्कत है कमेंट में बताएं क्या क्या दिक्कत है, उनकी रिजोल्यूशन तुरंत होगी अगले वीडियो में। हाँ, और बार बार ये बात बोला जा रहा है, 1-2 वीडियो तक बोला ही जाएगा कि आप लोग ज़रूर कॉपी कलम लेकर बैठें और पढ़ाई करें। ये नहीं कि वीडियो देखें तो दिमाग में कितना देर तक रहता है वो मुझे पता है, वो आप लोग को भी पता होगा। इतना दिन में तो यही अनुभव किए हैं, कितना बार मोबाइल निकाले हैं और पढ़े हैं, वीडियो भी देखे हैं पढ़ाई की, लेकिन फेयर नहीं किए हैं, जिसकी वजह से आप लोग को बहुत से परेशानी का फेस करना पड़ रहा होगा। अभी पछताने की समय नहीं आने दीजिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो देखिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस टाइप्स के बॉडी के लिए पढ़ते हैं, तो बड़ा आराम से पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी के लिए पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी के लिए। अब बताएंगे रिजिड बॉडी है, अगर देखिए बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे। अगर कोई बॉडी यहाँ पे रिजिड है, अगर कोई बॉडी रिजिड है, अगर इस पर फोर्स लगाया जाए, अगर इस पर फोर्स लगाया जाए तो 2 बात, या तो ये बॉडी इधर खिसकेगी इस फोर्स के वजह से, बड़ा आराम से देखेंगे, या तो ये बॉडी इधर खिसकेगी इस फोर्स की वजह से, या ये फोर्स में डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग बात किए हैं कि यहाँ पे हम लोग जो बॉडी लिए हैं वो रिजिड बॉडी लिए हैं, इसमें डिफॉर्मेशन का कोई चांस नहीं बनता है। तो डिफॉर्मेशन का कोई चांस नहीं बनता है, इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो बॉडी खिसक जाएगी या तो बॉडी अपने पोजीशन में ही रहेगी। 2 बात, फोर्स जैसे ही अप्लाई किए तो या तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक खिसक जाएगी, या तो बॉडी इसी पोजीशन पर रहेगी। जब इस पोजीशन पर रहेगी तब उस किस ब्रांच में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पढ़ेंगे, जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी यानी मूवमेंट हो जाएगी,
तो हम लोग किस ब्रांच में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग को देखें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के दो ब्रांच मिले, एक स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरे को बोलते हैं डायनेमिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। स्टैटिक्स मैकेनिक्स और दूसरा को बोलते हैं डायनेमिक मैकेनिक्स। इसका मतलब होगा कि बॉडी जब रेस्ट में होगा, जब कोई भी कैसा बॉडी, बड़े आराम से, बार बार हम रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे। अगर बॉडी भी बोल दे तो आप लोग को ये समझ जाना होगा कि वो कैसा बॉडी के बारे में बोला जा रहा है, तो आप लोग को ये समझना होगा कि वो रिजिड बॉडी के बारे में बोला जा रहा है। चीज़ों को समझिए कि रिजिड बॉडी जो होते हैं अगर रेस्ट में होंगे, रिजिड बॉडी ऐसे लिखते हैं, अगर रेस्ट में होंगे तब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अभी जब बॉडी मोशन में होंगे, रिजिड बॉडी किस में होंगे, मोशन में होंगे। जब रिजिड बॉडी मोशन में होंगे तब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायनेमिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जब बॉडी रेस्ट में होंगे तब उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं तो ये देखा जाता है कि डायनेमिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक को बोलते हैं काइनेटिक और एक को बोलते हैं काइनेमैटिक्स। एक को बोलते हैं काइनेटिक और एक को बोलते हैं काइनेमैटिक्स। दो चीज़ के बारे में फिर से यहाँ पे देखें कि सबसे पहले तो देखिए कि रिजिड बॉडी के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी पर कैसे पढ़ते हैं, तब फोर्स अप्लाई करते हैं और उस पर जो जो इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है रिजिड बॉडी के ऊपर, जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो सारे इफेक्ट का एनालिसिस हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। चीज़ों को फिर से समझेंगे कि जब इस पर कोई इफेक्ट हो रहा है तो बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है, बॉडी मोशन में भी हो सकता है। जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जब बॉडी मोशन में होगा तो हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो देखो बॉडी मोशन में हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई वजह है, कॉज है, कारण है। बड़ा आराम से समझेंगे कि अगर इस पर फोर्स लगाएं, यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएं तब फोर्स लगाने के बाद बॉडी मोशन में मान लिया जाए कुछ समय के लिए हो गया, मान लिया जाए कुछ समय के लिए अगर हो गया तो बॉडी यानी बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। अब मोशन में है तो मोशन कराने का वजह क्या है, तो वजह क्या है, वजह एक ही है, फोर्स है। वजह क्या है, फोर्स। ये ऑफलाइन क्लासेस में पूरी डिस्कशन कराया जा चुका है कि वजह क्या है, फोर्स। चीज़ों को समझें कि जब फोर्स यहाँ पे अप्लाई किए तो मोशन हो गया, तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर जिस ब्रांच में ओनली फोर्स के बारे में स्टडी किया जाता है और उसकी वजह के बारे में स्टडी नहीं किया जा सकता है। फिर से एक बार समझेंगे चीज़ों को कि अगर फोर्स लगाएं और इसमें डायमेंशन में नहीं, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, पोजीशन में चेंजिंग हो गई, मोशन में आ गई, इसका मतलब मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो चीज़ों को समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जिसमें मोशन के बारे में स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे काइनेमैटिक्स, और जिसमें मोशन और उसके इफेक्ट दोनों के बारे में बात करेंगे उसको बोलेंगे काइनेटिक्स। बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे। काइनेटिक्स में सिर्फ मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन, चीज़ों को बड़े आराम से समझेंगे। काइनेटिक्स में मोशन और कॉज ऑफ मोशन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे तब उस ब्रांच को बोलेंगे काइनेटिक। आराम से देखेंगे, कॉज ऑफ मोशन जो होता था हम लोग को यहाँ पे एक ही कॉज ऑफ मोशन मिलेगा, वो है फोर्स। और अलग अलग ब्रांच में और अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे तो अलग अलग चीज़ का मोशन
फोर्स भी हो सकता है और भी अदर टाइप्स के भी फोर्स हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो डिस्कशन करना है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक की। काइनेटिक में मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन दोनों के स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ओनली मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ओनली मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। फिर से एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है वो रिजिड बॉडी के लिए पढ़ना होता है। रिजिड बॉडी अगर रेस्ट में होगा तो स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी अगर मोशन में होगा तो डायनेमिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डायनेमिक्स रिजिड डायनेमिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दो टाइप्स के देखें, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। अगर मोशन हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है, अगर एक में वजह कंसिडर कर सकते हैं, एक में वजह कंसिडर नहीं कर सकते हैं। जिसमें वजह कंसिडर करेंगे वो होगा काइनेटिक्स और जिसमें वजह कंसिडर नहीं करेंगे वो होगा काइनेमेटिक्स। तो यही बोलेंगे द ब्रांच ऑफ mechanics in which we study about force and their effect on a rigid body, that is called क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है, सारा वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बॉडी किस में होगा, रेस्ट में होगा, बॉडी मोशन में होगा। काइनेटिक्स मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स ओनली मोशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास, आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इंट्रोडक्शन का वीडियो समझने में किन्हीं लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में बताया गया है, जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस छूट गए हैं तो वो लोग फिर से वीडियो देख करके अपने पूरे रिकैप कर लेंगे। और इंट्रोडक्शन के वीडियो आज का क्लास इतना ही तक समाप्त होता है, इंट्रोडक्शन भी समाप्त होता है। अगले क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आने वाला है जो है सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फंडामेंटल से सिखाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बड़े आराम से, आसानी से लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, घर में ही रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें।